I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 3rd, the Delhi Sultans. Okay, let us start now this chapter. The Delhi Sultanate marks the period when the various Muslim dynasts ruled in Bharat. जैसे कि भारत में जब मुस्लिम शासक था उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली सुल्तान के शासनकाल के अनुसार 1210 to 1526 in 1526 Mughals entered Delhi to end the Sultanate period. जिस तरह 1526 में जब 1210 से लेकर 1526 तक जब मुगलों का शासनकाल रहा दिल्ली में, उसके बाद जब 1526 में मुगलों का शासनकाल खत्म हो गया और सुल्तानों का शासनकाल शुरू हुआ, तो दिल्ली वाज द कैपिटल ऑफ द सुल्तान। तो सुल्तानों की जो राजधानी थी वो दिल्ली थी। हु कंक्यूर्ड द लास्ट पार्ट ऑफ द भारतीय सबकॉन्टिनेंट, क्योंकि है पूरे भारत पर यदि हम शासन जमाते हैं तो उसको जो वेल डेवलप थी वो उसमें भारत में कौन सी थी, वो क्या थी, दिल्ली थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड 5 डायनेस्ट रूल्ड इन भारत। लगभग पूरे भारत में 5 ऐसे साम्राज्य थे। इट्स हैव अ लुक ऑन ओवर दीज डायनेस्ट एंड देयर सुल्तान्स। नंबर फर्स्ट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। इन 1178 मोहम्मद गोरी कैप्चर्ड राजपूत। जल्दी ही मोहम्मद गोरी ने जब राजपूत राजपूत शासकों पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया अनिलवारा एंड द पेशावर पर। ही ऑल्सो ऑक्यूपाइड द पार्ट्स ऑफ द पंजाब। यहाँ तक कि उसके बाद उन्होंने पंजाब और सिंध पर भी अपना शासन जमा लिया था। एंड वांटेड टू इन्वेड दिल्ली एंड द अजमेर रूलिंग बाय द पृथ्वीराज चौहान। तो उस समय दिल्ली और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान का क्या था, शासन था। ये राजपूत रूलर ऑफ द दिल्ली, जो राजपूत शासक जो दिल्ली के थे, अजमेर की उस समय दिल्ली और अजमेर की जो शासक थे वो पृथ्वीराज चौहान थे। लेकिन धीरे धीरे जो मोहम्मद गोरी था वो आसपास के क्षेत्रों पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया था। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ द तराइन के प्रथम लड़ाई में बिटवीन जो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई इन 1191 एडी में मोहम्मद गोरी फेस्ड अ हार्श डिफीट। मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से हारना पड़ा। हैड टू रिट्रीट, और उसको दोबारा से हारने के लिए, बट इन द सेकेंड बैटल उसके बाद उसने दोबारा अपनी व्यवस्था को सुधार कर दोबारा युद्ध किया। दैट वाज फॉट इन द 1192 एडी। ही फॉट द मोर reinforcement and the stronger army in the subsequent defeat। तो वह वापस ही अपनी बहुत भारी सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए आ गया। लेकिन फिर भी पृथ्वीराज चौहान की सेना के सामने मोहम्मद गोरी वापस से हार गया। दिस डिफीट एंड द राजपूत सुप्रीमेसी इन द नॉर्दर्न भारत एंड gave way for the Turkish emperors to the establishment themselves in the subcontinents। The fate of the Muhammad Ghori, shrouded in the mysterious. After his death, his slave Qutbuddin Aibak became victory of Bharat। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक आए जिन्होंने भारत पर साम्राज्य स्थापित किया, है ना, और भारत को एक दास की जंजीरों की तरफ ले गया। दिल्ली सुल्तान की क्या है लिस्ट है यहाँ पर। जैसे सबसे पहला है स्लेव डायनेस्ट अर्थात गुलाम वंश। गुलाम वंश में था कुतुबुद्दीन ऐबक, शामसुद्दीन जिसे कहते हैं इल्तुतमिश, और उसके बाद रुकनुद्दीन जिसे फिरोज शाह, या फिर रजिया सुल्तान, नाजिर उद्दीन महमूद और गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उसके बाद खिलजी वंश आया। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश ने शासन किया। सबसे पहले जलालुद्दीन ने, फिरोज खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने और कसूरो मलिक ने। आगे है दिल्ली। फिर उसके बाद आया तुगलक वंश। तुगलक वंश ने गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिर उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली पर शासन किया। उसके बाद तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश, सैयद डायनेस्ट। इसमें
खिलजी खान सैयद, मुबारक शाह सैयद और मोहम्मद शाह सैयद और अलाउद्दीन आलम शाह सैयद। ठीक है, एक के बाद एक वो लोग शासन करते चले गए। फिर सैयद के बाद आया लोधी। लोधी डायनेस्ट में बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ओके, नेक्स्ट है सबसे पहले डायनेस्ट है स्लेव डायनेस्ट, जिसे नाम देते हैं मामलुक, जो लगभग 1206 से लेकर 1290 तक चला था। दिस डायनेस्ट वाज नेम्ड सो बिकॉज रूलर ऑफ दिस डायनेस्ट वर स्लेव्स और मामलुक्स। जो दास प्रथा है, गुलाम वंश है, वह गुलामी का एक वंश के नाम से जाना जाता है, जिसे मामलुक्स के नाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश and the Balban were slaves of the Qutbuddin Aibak, who himself was a slave of the Muhammad Ghori। यहाँ तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश बलबन ये सब कौन थे? ये मोहम्मद गोरी के गुलाम थे। In 1193 कुतुबुद्दीन ऐबक रिकैप्चर दिल्ली। उन्होंने जल्दी ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 सन में क्या क्या दिल्ली पर आक्रमण किया और दिल्ली का राज्य हासिल कर लिया। 1206 he laid the foundation of the Delhi Sultanate when he founded Mamluk dynasty और the slave dynasty, और फिर उसको नाम दिया गया गुलाम वंश के नाम से इसको जाना गया। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 के बीच था। कुतुबुद्दीन ऐबक was a Central Asian. Muhammad Ghori had left him in the charge of the territories he had conquered in Bharat. जल्दी ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने मध्य भारत की शासक बने और उन्होंने मोहम्मद गोरी को हराकर अपना साम्राज्य स्थापित किया। After Ghori death, Qutbuddin Aibak began to rule as an independent ruler. Qutbuddin Aibak was a kind-hearted and a generous man. He was called लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दयालु हृदय के थे, उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और गिवन ऑफ द लाख बिकॉज ही गेव अवे लॉट ऑफ वेल्थ एज चैरिटी। यहाँ तक कि वे लोगों को चैरिटी के रूप में लाखों लाखों धन ऐसे ही दे दिया करते थे, इसलिए उन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है शाम्स उद्दीन इल्तुतमिश, जिसका शासनकाल 1210 से लेकर 36 का था। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज सक्सीड बाय द इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया गया। ही इज द कंसीडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ द सुल्तान। इल्तुतमिश फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स बट डेल्ट विद देम द स्ट्रांगली। लेकिन इल्तुतमिश को साम्राज्य चलाने के लिए, जीतने के लिए बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। ही पुट डाउन द रिबेलियंस विद द एम्पायर। यहाँ तक कि उन्होंने भी साम्राज्य में बहुत ज्यादा क्रांति की, अर्थात बहुत ज्यादा आंदोलन किए। He also protected the northwest frontier of the Sultanates against possible Mongols invasion. In the east, he expanded his empire up to the Bengal. He managed to defeat his rivals, Turks and the Rajputs. Iltutmish decided to make his daughter, इल्तुतमिश ने निश्चय किया कि जो इसकी पुत्री है रजिया, द सुल्तान ऑफ द दिल्ली की, इल्तुतमिश के बाद उसके शासनकाल पर उसकी गद्दी को उसकी पुत्री रजिया सुल्तान चलाए। द नोबल्स वर अनहैप्पी। जो भी अनुयायी थी वो उसकी बातों से खुश नहीं थे। आफ्टर द डेथ ऑफ द इल्तुतमिश दे प्लेस्ड रुकनुद्दीन फिरोज शाह। उसने जल्दी ही उसके बदले रुकनुद्दीन फिरोज शाह को इल्तुतमिश का बेटा स्वीकार किया ऑन द थ्रोन और उसे राज दरबार में बिठा दिया। रुकनुद्दीन spent his time enjoying himself, paying little attention of the admiring the Sultanate. Rajia was the support of the people of the city, became the ruler. जल्दी ही जब फिरोज शाह को हटाकर रजिया सुल्तान पूरी देश सेना के सहित अपने राजा की इच्छा को पूरी करने के लिए वह उससे लड़ी, फिरोज शाह से लड़ी और जल्दी ही दिल्ली की सुल्तान बनी। आगे है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान 1236 to 40। इल्तुतमिश had many sons। इल्तुतमिश के बहुत सारे पुत्र थे, but he considered none of them worthy of the throne। लेकिन वह किसी को भी
राजगद्दी पर बैठने के योग्य नहीं मानता था। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर, उसने जल्दी ही अपनी पुत्री को चुना, रजिया, जो कि इस गद्दी को संभाले। Thus the nomination of the daughter to the throne in the preference of the sons were very bold and the noble steps. यहाँ तक कि जब इल्तुतमिश ने सबसे महत्वपूर्ण कदम उठाया कि उसकी बेटी को राज सिंहासन पर वहां की शासक बना दिया जाए, तो उसके जो बेटे थे वो उससे बहुत ज्यादा कैसे हो गए, उससे बहुत ज्यादा इरिटेटेड हो गए। आफ्टर बिकमिंग द रूलर, उसके शासन के बाद रजिया रिफ्यूज टू बी ए पपेट, रजिया को एक पपेट की तरह मना कर दिया गया। शी डिकार्डेड फीमेल्स ड्रेसेस एंड स्टार्टेड होल्डिंग कोर्ट विद द फेस अनवेल्ड। यहाँ तक कि उसको ऐसे माना गया कि वह एक पपेट की तरह कार्य नहीं करेगी, बल्कि वह राज दरबार में एक आदमी मतलब एक पुरुष पोशाक में आएगी और अपना कवर मतलब एक पुरुष की तरह ही राज दरबार में बैठेगी और उसको चलाएगी। C1 hunted in the lead the army in the war, और जैसे ही उसने युद्ध सेना में बढ़ी और युद्ध भी किए, रजिया रीजन was the full of the problems, रजिया के सामने एक के बाद एक समस्या बढ़ती जा रही थी। She faced a lot of the opposition from the Turkish nobles who did not approve of her independence way, यहाँ तक कि वह अक्सर अपने आप को अच्छा शासकीय चलाने में लगी रहती थी कि मैं एक अच्छा शासन कर सकती हूँ। रजिया वॉज फाइनली मर्डर्ड, रजिया की मृत्यु लगभग 1240 ईस्वी में हुई। दस एंडेड द शॉर्ट बट सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ रजिया, और रजिया के साथ ही उसका शासनकाल भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है पीरियड फ्रॉम 1220 टू 1240 to 1246. After the death of the Rajia, the Delhi Sultanate sighed sessions of the weak rulers, deputing Muslim nobility, assassinations and the short-lived tenures. जल्दी ही रजिया की मृत्यु के बाद जो मुगलों का जो शासन काल था वो धीरे धीरे कमजोर पड़ गया था। The crops of the 40 had made ब्रह्मशाह लगभग 40 फसलों को मानने वाला एक बनाया गया जिसे नाम दिया गया ब्रह्मशाह, द सन ऑफ इल्तुतमिश, जो इल्तुतमिश का बेटा था। द सुल्तान ऑफ द दिल्ली, उसे जल्दी ही दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। इन 1240 बहरम शाह died in the 1242 crops of 40 men agreed to the make मुसैद शाह द सुल्तान ऑफ दिल्ली। जल्दी ही 40 लोगों के ग्रुप्स में एक भीड़ में बहरम शाह को मार दिया गया। द सुल्तान वाज फोर्स्ड टू द डेलीकेट ऑल द पावर्स ऑफ द क्रॉप्स ऑफ 40, यहाँ तक कि जैसे ही उन्होंने 40 सैनिकों की टुकड़ी को तैयार किया था, द कॉन्स्पायरेसी वाज हैच्ड अगेंस्ट द सुल्तान एंड ही वाज मर्डर्ड इन 1246। आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ द मुसैद शाह, द crops of 40 made Nasiruddin Muhammad, the youngest son of the Iltutmish, as the Sultan of Delhi। उसके बाद मसूद शाह को और नसरुद्दीन मोहम्मद को और उसके बाद उसके छोटे बेटे इल्तुतमिश के सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान बनाया गया। नेक्स्ट है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद accession to the throne was under the influence of powerful Turkish chief बलबन was one of the crops of 40। यहाँ तक कि 40 सेना की जो टुकड़ी थी उसे बलबन को, जो तुर्किस का मुख्य था बलबन, उसको मुख्य साम्राज्य शासक बनाया गया। बलबन became so powerful that he assumed all the real power of the sultan। Nasiruddin remained the sultan in name only, he became a puppet in the hands of बलबन। यहाँ तक कि बलबन के सामने वह एक पपेट बन गया था, वह एक मूर्ति बन गया था और उसने सारा अपना साम्राज्य बलबन के सुपुर्द कर दिया था। नेक्स्ट शासक बना इरा ऑफ बलबन, बलबन का युग आ गया जो 1266 to 1287 तक चला। द स्ट्रगल फॉर द पावर बिटवीन द मोनार्ची एंड द तुर्किश नोबल्स continued
टिल बलबन कैप्चर्ड पावर आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन। यहाँ तक कि जैसे ही बलबन का युग शुरू होता है तो बलबन ने जैसे ही नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद भी सारा दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था इन 1266 में। ही इंट्रोड्यूस स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, उसने अपने साम्राज्य में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाए एंड द स्ट्रेंथ द पावर ऑफ द मोनार्च, और अपनी सबसे ज्यादा बहादुर सेना तैयार की। He was very strict and did not spare the noble while delivering justice. वह लोगों को न्याय नहीं देता था बल्कि स्ट्रिक्ट न्याय करता था। Keep himself well informed, बलबन appointed spies in every department. बलबन एक सबसे ज्यादा स्कॉलर महान थे क्योंकि वह हर डिपार्टमेंट के बारे में भली भांति जानकारी रखता था। He also organized a strong centralized army both to deal with the internal disputes and the repel the Mongols who posed a serious threat to the Delhi Sultan। और जल्दी ही मंगोल जो दिल्ली पर आक्रमण करने वाले थे वह उनके बारे में भली भांति जानता था और उसके प्रति नई नई योजनाएं भी बनाता रहता था। बलबन became the most powerful ruler of the slave dynasty. He was very particular in the maintaining law and the order. He gave harsh punishment to the robbers and the dacoits। यहाँ तक कि उसके साम्राज्य में जो भी कोई व्यक्ति गलत कार्य कर देता वह उसे बहुत ज्यादा कठिन पनिशमेंट देता था। These harsh methods of the Balban were called the policy of blood and iron, लोहा और खून, and they helped him to control the situations. Okay, next are खिलजी। खिलजी डायनेस्टी 1292-1320 तक हुआ। द सेकेंड ऑफ द दिल्ली सुल्तानेट, जो दिल्ली पर दूसरे नंबर का जो वंश है वो है खिलजी वंश। वॉज नेम्ड आफ्टर जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की, जिसने जो खिलजी वंश का जो संस्थापक थे वो कौन थे? जलालुद्दीन खिलजी, who assassinated the last ruler of the Mamluk dynasty, Muizuddin Quaybad। In the 1290, the Khilji Sultans ruled the 3 decades from the 1290 to 1320. Okay, number first is Jalaluddin Khilji. Jalaluddin was a weaker ruler, like many before and after him. Jalaluddin's rules was short-lived from 1290 to 1296 because his nephew Alauddin Khilji murdered Jalaluddin Khilji 6 years later to claim rulership over the dynasty। लगभग 6 साल बाद जलालुद्दीन का मर्डर उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था। ओके, आगे अलाउद्दीन खिलजी का वंश शुरू हुआ जो 1296 to 1316 तक रहा। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, जो खिलजी वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो वंश था वो था अलाउद्दीन खिलजी। ही वॉज द एम्बिशियस रूलर, वह एक महत्वाकांक्षी शासक था। अलाउद्दीन बिकेम्स नोन एज द टायरेंट, अलाउद्दीन खिलजी को टायरेंट के नाम से जाना जाता था। फॉर कीपिंग द मंगोल आउट ऑफ द भारत, यहाँ तक कि मंगोल, भारत के मंगोल में यदि मंगोल लोग वो चाहते थे कि वह जिस पर हाथ रख देता था वह उसको पाकर ही छोड़ता था। ड्यूरिंग दिस 20 year reasons from 96 to 1316, Alauddin's experiences as a power hungry general, यहाँ तक कि उसकी जो शक्ति थी वो एक भूखी शक्ति थी, अर्थात वह किसी को ऐसा पाता था जैसे कि भूखा शेर अपना पेट भरता है। लीड टू द रैपिड एक्सपेंशंस over much of the central and the southern Bharat, where he increased taxes to further strengthen his army and the treasury। यहाँ तक कि अपनी सेना को, खजाने को बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्स रख दिया था जिससे उसकी ट्रेजरी बढ़ सके और सेना को भी बढ़ावा मिल सके। After his death in 1316, the dynasty started to the crumble. The general of the army and the Hindus born Muslim Malik Kafur attacked to the take power। उसके बाद अलाउद्दीन की खिलजी की मृत्यु के बाद
जो मुस्लिम मलिक काफूर था उसको वहां का शासक बनाया गया, बट डिड नॉट हैव द पार्सियन ऑन द तुर्की सपोर्ट। लेकिन उसे फारसी और तुर्की की सपोर्ट न मिलने के कारण अलाउद्दीन 18 years old son, तो अलाउद्दीन का लगभग 18 साल के बेटे को उसको राजगद्दी पर बिठाया गया, which was the rule for 4 years from 1360 to 1320। उसने लगभग 1316 से लेकर 1320 तक साम्राज्य किया, बिफोर बीइंग मर्डर्ड बाय द खुसरो खान, और उसकी मृत्यु फिर खुसरो खान द्वारा कर दी गई, ब्रिंगिंग एट द एंड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी, और साथ ही साथ खिलजी वंश का भी उसके साथ में अंत हो गया। आगे है अलाउद्दीन मार्केट कंट्रोल। अलाउद्दीन ने बाजार व्यवस्था को कैसे कंट्रोल किया था? अलाउद्दीन मेजर्स टू कंट्रोल द मार्केट वाज द रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ही फिक्स्ड द कॉस्ट ऑफ द ऑल कमोडिटीज फ्रॉम फूड ग्रेन्स, शुगर, कुकिंग ऑयल टू अ नीडल फ्रॉम द कॉस्टली इंपोर्टेड क्लॉथ। यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, क्योंकि उन्होंने जितने भी कार्य थे, जितने भी सामान थे, उन पर एक फिक्स प्राइस निर्धारित कर दिया था। इंपोर्टेड क्लॉथ टू हॉर्स एंड द कैटल, जो भी हॉर्स थी चाहे पशु थे, जो भी एक्सपोर्ट किए जाते, चाहे वो कपड़ों द्वारा चाहे वो खाने के सामानों, सभी के ऊपर एक फिक्स रेट डाल दिया था। वेरी हार्श पनिशमेंट, बड़ी कठिन दंड के साथ वर गिवन इफ एंड द शॉपकीपर चार्ज्ड अ हायर प्राइस। यदि कोई भी दुकानदार यदि उसको ऊंचे दामों बेचता था तो वह उसे बहुत अच्छा दंड मिलता था। एंड ट्राई टू चीट बाय यूजिंग फॉल्स वेट, और यदि कोई गलत तोलता था, वजन गलत करता था, एंड द मेजर्स दीज मेजर्स बेनिफिटेड द पीपल, और वह लोगों को उसका लाभ ना पहुंचे, तो उसके लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट प्रोवाइड करता था। नेक्स्ट है impacts of economic regulations. The economic regulations of Alauddin were the greatest administrative achievement of the Sultan period। यहाँ तक कि आर्थिक दृष्टि से जो अलाउद्दीन खिलजी था वो आर्थिक दृष्टि से सबसे ज्यादा संपन्न शासकों में से एक था। The princes remained steady and there were no change in themselves after lack of the rain or the other causes। यहाँ तक कि बारिश की कमी के कारण भी उसके व्यापार में कोई भी कमी नहीं आती थी। It was a unique and a remarkable achievement. The success of these economic measures was largely due to the genius and the personal attention of the Sultan। क्योंकि चाहे उसके राज्य में बारिश की कमी हो, चाहे सूखा पड़ जाए, सूखा हो जाए, लेकिन उसके साम्राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहता था, क्योंकि वो इतना जीनियस था। उसने अपने माइंड को ऐसा डाल रखा था, ऐसा सेट किया हुआ था कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, बल्कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वेल ही रहेगी। These measures failed to survive his death because they operated against the economic law। और उसके जो आर्थिक कानून थे वो इतने सॉलिड थे कि उनको आसानी से हिलाया भी नहीं जा सकता था। ओके, नेक्स्ट है मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशंस। उसकी सैन्य प्रशासनिक सेवा क्या थी? अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान टू मेंटेन ए वेल इक्विप्ड स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ तक कि दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा पावरफुल थी। He paid his soldiers in a cash, में अपने सैनिकों को कैश देता था, and gave them imported horse of the good breed, और उनको एक अच्छे प्रजाति का, एक अच्छे समूह का, ग्रिड का हॉर्स भी प्रोवाइड करता था, जिससे वो सैन्य शक्ति को बहुत अच्छी तरीके से उसकी देखभाल कर सके। The horses were branded to the prevent theft. A detailed description of each soldier was kept to the prevent substitution। यहाँ तक प्रत्येक सोल्जर्स को इतनी फैसिलिटी देता था जिससे वो अधिक से अधिक कार्य कर सके। This was called चीरा to keep a check। यहाँ तक कि उसे वो चेहरे का नाम देता था, जिससे बाहर से आने वाली चीजों को आसानी से वो सैन्य शक्ति क्या करती थी, रोक देती थी। He had regular supervision and the parading of the horses and the soldiers। Alauddin constructed a new garrison town named Shiri
फॉर हिज सोल्जर्स, उसने एक ऐसे टाउन का निर्माण किया, सीढ़ी जो केवल सैनिकों के लिए बनाई थी। उसमें केवल सैनिक लोग रहते थे। सैनिक लोगों का कार्य होता था पूरी दिल्ली की सीमा को प्रोटेक्ट करना और भली प्रकार से उसकी निगाह रास्ता करना। ओके, नेक्स्ट है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अपार्ट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द मार्केट, जिस तरह उसने सैनिक शक्ति पर कंट्रोल किया हुआ था, उसी तरह उसने बाजारों पर भी नियंत्रण बनाए रखा था। अलाउद्दीन took important steps in the field of the land revenue administrations. He decided that land revenue would be assessed on the basis of the measuring the land under cultivation. Land revenue खेती के अनुसार, जिस समय पर जितनी खेती होती थी उसके अनुसार वह लैंड रेवेन्यू शुरू करता था। दिस मीन दैट द रिच एंड द पावरफुल इन द विलेजर्स हु हैड मोर लैंड could not pass on their burden to the poor. यहाँ तक कि जो अमीर लोग होते थे उनके पास इतनी जमीन होती थी कि उन पे ज्यादा प्रेशर ना हो, तो इसलिए वह गरीब लोग जिनके पास जमीन नहीं थी वह उनको बदले में कुछ जमीन दे दिया करता था और उनकी सेवा बदले में ले लेता था। The Sultan also kept a strict watch on the local officer responsible for revenue collections. Their accounts were strictly checked so that they can't cheat the state. यहाँ तक कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसे शासक थे जिसमें हर स्केल पर, हर फील्ड में उन्हें नॉलेज होती थी, यहाँ तक कि उनके स्टेट में कोई भी धोखाधड़ी ना हो, इसलिए वे सभी को कंट्रोल में रखते थे और सभी पर निगाह बनाए रखते थे। अर्थात वे अमीर लोग जिनके पास जमीन होती थी उन गरीब लोगों को थोड़ी बहुत जमीन दिलवा देते थे जिससे उनका गरीबी का प्रेशर खत्म हो जाए, कार्य में लग जाए और एक स्टेट उनका वेल डेवलप होता चला जाए। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी ऑफ अलाउद्दीन खिलजी शो दैट अपार्ट फ्रॉम बीइंग ए brilliant military general, he was the administrator of the great efficiency. Okay, next Tughlaq dynasty. The Tughlaq dynasty ruled for close to 100 years. लगभग 200 सालों तक तुगलक वंश रहा। It was founded by the गयासुद्दीन तुगलक। इसकी तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की and the produced two powerful sultans मोहम्मद बिन तुगलक एंड द फिरोज शाह तुगलक। ओके, गयासुद्दीन तुगलक ने 1322-1324 साम्राज्य किया। आफ्टर अलाउद्दीन डेथ, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद वंस अगेन एक बार फिर देयर वाज द चॉइस एंड द कंफ्यूजन इन न्यू डायनेस्टी, उसके बाद एक नया वंश की स्थापना हुई लीड बाय द, जिसे गयासुद्दीन तुगलक ने संभाला और गयासुद्दीन तुगलक वहां के शासक बने। गयासुद्दीन तुगलक बिल्ट ए हब फोर्ट इन द तुगलकाबाद। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में एक बहुत बड़े महान महल का स्थापना की which was a massive and had 13 gates. He built Tughlaqabad as the third capital of Delhi. Okay, आगे आया मोहम्मद बिन तुगलक जिसका शासनकाल 1324 to 1351 के नियर अबाउट था। गयासुद्दीन तुगलक was succeeded by his son मोहम्मद बिन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की तरह ही उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक एक अच्छा शासक था। In the same way, he was the most remarkable ruler of this age. वह अपनी उम्र का सबसे महत्वाकांक्षी शासकों में से एक था। He successfully repulsed his attack by the Mongols. जल्दी ही मंगोलों के आक्रमण से उसने अपने शासन को बचाए रखा। He defeated the Mongols. जल्दी ही मंगोलों से हार गया and undertook a number of the bold experiment by unfortunately और दुर्भाग्यवश वह अपने शासन को, अपने साम्राज्य को हार गया। He was hasty and impatient, जो उसके लिए बहुत ज्यादा घृणा और असाधारण नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक built जहांपना as the 14th capital of Delhi. जल्दी ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपना को दिल्ली की चौथी राजधानी नियुक्त किया। That is why his experiment through well-intentioned failed, bringing financial loss and the loss of the prestige for the Sultan. Okay, next is shifting of capital.
उन्होंने कैपिटल शिफ्ट कैसे की? मोहम्मद बिन तुगलक डिसाइड टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ द एम्पायर फ्रॉम द दिल्ली टू देवनागरी। जल्दी ही मोहम्मद बिन तुगलक ने जब देखा मंगोलों का आक्रमण बढ़ता जा रहा है तो उन्होंने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी में शिफ्ट करनी शुरू कर दी इन 1327 में, विच ही नेम्ड दौलताबाद, और उसका नामकरण किया गया दौलताबाद। मोस्ट क्रिश्चियन बिलीव दैट, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि देयर वाज टू रीजन, उसके पास दो कारण थे दिल्ली शिफ्ट करने के। एक तो द सुल्तान फेल्ट दैट ही वुड बी एबल टू कंट्रोल द एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो सुल्तान था उसके पास इतना नियंत्रण था, इतना प्रशासनिक सेवा थी कि वह आसानी से कंट्रोल कर सकता था, और एंटर बेटर फ्रॉम द दौलताबाद, और वह दिल्ली की अपेक्षा दौलताबाद से ज्यादा अच्छी तरह से लड़ सकता था, since it was located in the center of the empire, क्योंकि दौलताबाद जो थी वो साम्राज्य के मध्य में स्थित थे। आगे है मंगोल्स वर ए कांस्टेंट थ्रेट ऑफ द दिल्ली, मंगोल आसानी से दिल्ली पहुंच सकते थे, बट दौलताबाद वुड बी सेफ फॉर मंगोल्स अटैक, लेकिन दौलताबाद मंगोलों के आक्रमण से बहुत दूर थी क्योंकि दौलताबाद को आसानी से बचाया जा सकता था। मोहम्मद बिन तुगलक ऑर्डर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली टू मूव टू दौलताबाद। जल्दी ही मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली की जनसंख्या को आदेश दिया कि वह जल्दी सब लोग दौलताबाद के लिए रवाना हो जाएं। पीपल डिड नॉट वांट टू लीव देयर होम्स, लेकिन लोग वहां दिल्ली में घर नहीं छोड़ना चाहते थे, बट हैड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर, लेकिन उन्हें राजा के आदेशों का पालन करना पड़ा। However, the king soon realized that it was impossible to keep a watch on the northern frontier। जल्दी ही राजा को ऐसा महसूस होने लगा कि वह जल्दी ही दौलताबाद पर ध्यान नहीं रख पा रहा है। सो ही ऑर्डर ए शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, उसने जल्दी ही उनको ऑर्डर दिया कि वह जल्दी ही दौलताबाद शिफ्ट हो जाए, तो वह उनको सेफ रख पाएगा और अपनी दौलताबाद को भी बचा पाएगा। ऑल द पीपल्स who had gone to दौलताबाद were asked to move back to Delhi, लेकिन जैसे वो दौलताबाद शिफ्ट कर गए, लेकिन वो पूछना चाहते थे, वह अक्सर पूछते थे कि वह दिल्ली वापस लौटकर कब जाएंगे। This year 1327 all the families in your place have been ordered to move to दौलताबाद। यहाँ तक कि 1327 में कुछ और दिल्ली के आसपास गांवों को भी दौलताबाद जाने के लिए ऑर्डर दिया गया। Write an account of the discussions takes place in your house and the village regarding this. Also, describe the difficulties you faced during the long journey. उसने कहा आपको इस लंबे समय में यात्रा में परेशानी तो आएंगी, लेकिन आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। लेकिन लोगों का ऐसा मानना था कि वह उसके राजा के कहे अनुसार जा तो रही हैं, लेकिन वह दिल्ली वापस लौटकर कब आएंगे। नेक्स्ट है Introduction of the token currency. Muhammad bin Tughlaq decided to introduce bronze and the copper coins. मोहम्मद बिन तुगलक ने निश्चय किया कि वह सिक्कों की ढलाई कराएगा ब्रॉन्ज में या फिर कॉपर में, which was have to the same value as the silver, और दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। To overcome the storage of the silver in the भारत, क्योंकि भारत में सिल्वर क्या चांदी अधिक मात्रा में पर्याप्त है, इंट्रोड्यूस ब्रॉन्ज, इसलिए वह ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्कों को बनवाएगा। द सुल्तान however could not check the large scale for Gary the bronze and the copper coin, क्योंकि सुल्तान यह चाहता था कि कोई भी बड़े पैमाने पर जब इसका उत्पादन किया जाए, the value of the new coins well sharply and the finally सुल्तान, तो जैसा सुल्तान चाहता है नए सिक्कों का भी वही मूल्य दिया जाए जो कि सिल्वर कॉइन का है। He promised to exchange silver pieces for bronze, उसने जल्दी ही चांदी के सिक्कों को हटाकर ब्रॉन्ज और कॉपर के सिक्कों की ढलाई। Once again there was a loss of money, उसने धन का बहुत ज्यादा हानि हुई, and the loss of prestige of the sultan. People paid taxes with the token coin, और जल्दी ही सुल्तान ने लोगों ने एज अ टोकन पेड, उन्हें एज अ टोकन टैक्स देना शुरू कर दिया था। ओके नेक्स्ट है टैक्सेशन इन द दोआब। नेक्स्ट है टैक्सेशन इन द दोआब। टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन द सुल्तान रेज्ड द लैंड टैक्स इन द दोआब। जैसे जैसे दोआब के बीच में
जमीनों पर जब कर लगाया गया, however the king's timing was not good. उस समय राजाओं की जो समय था वो सही नहीं था. Though was the facing taxes at the such a time was a mistake many present. यहाँ तक कि राजाओं ने बहुत सारी गलतियां की, जैसे सीमांतकारों को उसमें जोड़ दिया गया, abandoned their land, जमीनों को पट्टे पर दिया गया, some of them revolted, और कुछ उसमें जैसे जैसे परिवर्तन किया गया. Ultimately, the Sultan had to withdraw his order. जल्दी ही सुल्तानों के अनुसार उसको कुछ क्षेत्रों को बाहर भी कर दिया गया. ठीक है. नेक्स्ट है फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक was a Turkish leader who was born in 309 and was in the power in Delhi. जल्दी ही फिरोज शाह तुगलक तुर्की वंश का सबसे ज्यादा क्या थे, एक महत्वपूर्ण शासक थे, जिन्होंने जैसे ही वो दिल्ली की सत्ता में आए फ्रॉम 1351 to 1388 के मिड, ही वॉज द थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी. वह तुगलक वंश के तीसरे महत्वपूर्ण शासक थे. हिज फादर वाज ए मुस्लिम हैविंग द टाइटल ऑफ द इस्पा शाह एंड द मदर वाज द हिंदू. उनकी जो पिता थे वो मुस्लिम थे, उनकी जो माता थी वो एक हिंदू थी. ही वाज द थर्ड रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी आफ्टर द डेथ ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक सन ऑफ द गयासुद्दीन तुगलक. जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे. असेंडिंग द थ्रोन इन द 1325 ही passes away. जैसे जैसे समय गुजरता गया, इन थाटा while the battling in the Sindh against तागी, उन्होंने जल्दी ही टाटा के बाद सिंध में तागी में अपना शासन शुरू किया. ए तुर्की स्लेव, एक तुर्की दास, आफ्टर इज द डेमनेस द नोबल एंड द स्पेशलिस्ट ऑल एट द कोर्ट चूज Muhammad's cousins Firoz Shah Tughlaq as the following sultan in 1351. He wrote his autobiography called फिरोज शाही का नाम दिया गया. वी हैव मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस. अर्थात उन्होंने इसके रहते हुए गयासुद्दीन तुगलक के ऊपर उन्होंने एक क्या तुगलक वंश के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी लिखी जिसे फिरोज शाही के नाम से जाना गया. और उसमें बहुत सारी चीजों के, जब उन्होंने शासन किया था बहुत सारी बारे में उनके बारे में लिखा गया. जैसे हिज रूल्स, उनके रूल्स क्या थे. फिरोज वाज मेजरली डिपेंडेंट ऑन द अर्ली कमांडर मलिक मकबूल who accepted Islam after he was arrested. फिरोज जो थे वो किसके ऊपर आधारित थे, कमांडर के ऊपर आधारित थे, क्योंकि जो मलिक मकबूल थे जब उन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था, जब उनको अरेस्ट कर लिया गया, सुल्तान यूज्ड टू कॉल हिम खान जहां, तो सुल्तान उन्हें खान ए जहां के नाम से बुलाता था, विच मीन रियल रूलर, जिसका वास्तविक अर्थ था कि वह एक सच्चा शासक है. मलिक helped him in his rule. मलिक ने उसके शासन में पूरी सहायता की. When he was on expeditions और जितना जरूरत होती थी वह उसके शासन में, उसके कायदे कानून में हेल्प भी किया करता था. फिरोज gave various imperative concessions to the scholars. यहाँ तक कि मलिक हमेशा विद्वानों को मलिक हमेशा अपने विद्वानों को नई नई चीजें देता रहता था. He attempted to boycott practice which the standard scholar considered un-Islamic. यहाँ तक कि उन्होंने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया था, जो चीजें इस्लामिक नहीं थी उनके बारे में भी अपने स्कॉलर्स को बताया था. In this matter, he denied the act of the Muslim ladies going out of the pray at the graves of the holy son. यहाँ तक कि उन्होंने मना कर दिया गया था कि अपनी मुस्लिम महिलाओं को कि कोई भी प्रेयर करने के लिए बाहर, घर से बाहर नहीं जाएगी. He mistreated various Muslim groups which was viewed as the
अनऑर्थोडॉक्स बाय द स्कॉलर, और यहाँ तक विद्वानों द्वारा उनको एक ऐसे अनऑर्थोडॉक्स एक ऐसे भंवर में डाल दिया था जिसकी गुत्थी को सुलझाना संभव नहीं था। फ्रोज प्रोवाइडेड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टू एंड द आर्मीड फोर्स, यहाँ तक कि फ्रोज ने ऐसे सिद्धांत बनाए जो उनकी जो भी आर्मी फोर्स थी वो इतनी मोटिव थी, इतनी सिद्धांतों से लैस थी कि वह किसी भी कार्य को आसानी से कर सकती थी। ऑफिसर्स वर पेरिमिटेड टू रेस्ट, जिस तरह ऑफिसर उनके कहे के अनुसार आराम करते थे, एंड एंजॉय एंड सेंड देयर चिल्ड्रन द आर्मी, और साथ साथ अपने बच्चों को भी उसी जगह भेजा करते थे कि जिससे उनके बच्चे भी उनकी तरह आर्मी फोर्स में सेटल हो सके। द ऑफिसर वर नॉट पेड इन द रियल मनी, पर उन ऑफिसरों को वास्तविक रूप से उनकी सेवा के बदले उनको धन नहीं दिया जाता था, बट रेदर बाय द प्रोजेक्ट ऑन द लैंड रेवेन्यू इनकम ऑफ द टाउन, बल्कि उन्हें ऐसे प्रोजेक्ट दिए जाते थे, तुम कस्बों में जाकर जो भी जमीन पर कर इकट्ठा हुआ है उसको एकत्र करो, वो तुम्हारा है। दिस नोवल स्ट्रेटेजी ऑफ द इंस्टॉलमेंट प्रोमिटेड नंबरस मिसयूज, यहाँ तक कि उसका अधिक से अधिक मिसयूज कराया जाता था। His achievement, he worked mainly in the development of the infrastructure such as schools, hospitals, river canals, reservoirs, and the rest houses, etc. He established an officer for poor and deprived individual called दीवाने खैरात, अर्थात जो ऑफिसर गरीब होते थे उन्हें अपने दरबार में एक इंडिविजुअल रूम दे दिया जाता, जिन्हें दीवाने खैरात का नाम दिया जाता था। He established a department of the slave known as the दीवानी ए बुंदागन, अर्थात वह साम्राज्य स्थापित किया जहां पर गुलाम लोग रहते थे, जिसे उन्होंने नाम दिया दीवाने बुंदागन। उसके बाद ही डिक्लेयर्ड द इक्तादारी फ्रेमवर्क हेरिडेटरी, यहाँ तक कि उन्होंने इक्तादारी प्रथा भी शुरू की। ही कंस्ट्रक्टेड वाटरवेज फॉर वाटरिंग सिस्टम फ्रॉम, यहाँ तक कि उन्होंने फिर जल प्रणाली व्यवस्था शुरू की, जैसे यमुना सिटी ऑफ हिसार शहर के पास जो यमुना नदी बहती थी, यदि कोई यमुना नदी का यूज करता था तो उस पर भी टैक्स शुरू कर दिया गया। सतलज टू घाघर, घाघर टू फिरोजाबाद, मंदेवी एंड द सिरमस हिल्स टू हांसी इन हरियाणा। He is known to establish 4 new towns just like Firozabad, Fatehbad, Jonapur and the Hisar. He had translated many Sanskrit words into Farsi and Arabic. He established several hospitals, courtyard differently as Drol Shifa or Shifa Khan in Delhi. He died in 1388 and the Tughlaq's dynasty could not continue much after his death. Okay. Next is Ghiyasuddin Barbani. Barbani 1285 to 1357 was the Muslim historian and the political thinkers who lived in the Bharat during the reign of the Muhammad bin Tughlaq and the Firoz Shah Tughlaq. अर्थात बर्नी का जन्म 1285 से 1357 के बीच मुस्लिम इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि जो भारत में रहने वाले लोग हैं वो लगभग मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक का सबसे ज्यादा बोलबाला था। He is the best known for the composing an account of major historical work in the medieval भारत। मध्य भारत में सबसे ज्यादा जो अकाउंट का पॉलिटिकल अकाउंट का जो कार्य था वो मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था, which covers a period from the reign of the Ghiyasuddin Balban to first 6 years of the reign of the Firoz Shah Tughlaq. Barni never held any post but was a companion of the Muhammad bin Tughlaq for 17 years. लगभग बर्नी को ऐसा कोई पोस्ट नहीं थी, बल्कि उसके यदि कंपैरिजन की जाए तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे उन्होंने लगभग 17 वर्ष तक शासन किया था। He wrote the तहरीकी ए फिरोज शाही, उन्होंने एक किताब लिखी तहरीकी ए फिरोज शाही। He claimed that whatever he was written he true and his account is the considered truthworthy by the modern scholar। यहाँ तक कि उन्होंने
जो भी उनका अकाउंट था, जो भी उनकी कार्य थे, वो इतने सच्चे थे, इतने ट्रुथ थे कि आज भी लोग उनके पद चिन्हों पर चलना पसंद करते हैं। ओके, नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता का कार्यकाल, ही वाज द फॉरेन ट्रैवलर। इब्न बतूता कौन था? एक विदेशी यात्री था। हु लिव्ड एट द कोर्ट ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। वह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में लगभग 8 सालों के लिए रहा। He writes that the inhabitants of the Delhi, उसने दिल्ली के बारे में नजदीक से देखा और उसके बारे में लिखा। Were forced to leave their house in the ship to देवनागरी। उसने ये भी लिखा कि लोगों ने कैसे अपने घर छोड़े और कैसे वो देवनागरी अर्थात दौलताबाद में शिफ्ट हो गए। When his search was made only a blind, उसे लगा जब उसने सर्च किया कि यहाँ पर सब लोग अंधे हैं। एंड अ crippled person were found in the deserted city, यहाँ तक कि केवल चतुर लोगों का बोलबाला है और इसलिए यह प्रदेश एक रेगिस्तान जैसा है। At night neither any lamp could be seen, यहाँ पर कोई लैंप नहीं है जिससे रात में चला जा सके, nor any smoke, ना कोई ऐसा धुआं है। Only could hear the howling of the animals, केवल पशु पक्षियों की आवाज के अनुसार चला जा सकता है। ओके, नेक्स्ट अल-बरनुई। इन 1017 AD, the behest of the Sultan Muhammad of the Persian, Al-Baruni, Ika Al-Barni traveled to भारत to learn about भारतीय people। अल-बरनी भी एक ऐसे ही फारसी के क्या थे? ट्रेवलर थे जो भारत को जानने के लिए आए थे। एंड डिस्कस विद देम क्वेश्चंस ऑफ द रीजन, उन्होंने लोगों के बारे में, धर्म की संस्कृति के बारे में पूछा, साइंस एंड द लिटरेचर, साहित्य के बारे में, एंड वर बेसिक ऑफ देयर सिविलाइजेशन, और उनकी मुख्य रूप से सभ्यता को जाना और उनके बारे में पूछा। ही रिमेन्ड द भारत फॉर 13 years, जब भारत लगभग 13 वर्ष स्टडीइंग एंड एक्सप्लोरिंग, वो लगभग 13 साल भारत में रहे, अध्ययन किया और उसके ऊपर एक किताब भी लिखी। अल-बरूनी नॉट ओनली स्टडीड संस्कृत लिटरेचर, अल-बरूनी केवल संस्कृत भाषा का ही अध्ययन नहीं करते थे, बट आल्सो मीट मैनी भारतीय मैथमेटिशियन, बल्कि वह भारत के गणितीय विधियों का भी अध्ययन करते थे। एंड द फिलोसफर, सम ऑफ द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी, यहाँ तक कि वह भारत के प्रत्येक अध्ययन को, अब प्रत्येक विषय को गहन अध्ययन से लेते थे और उस पर स्टडी किया करते थे। मेडिवल एज इज द परफॉर्म्ड बाय द अल-बरूनी, मध्यकालीन भारत में अल-बरूनी ने बहुत अच्छा विवरण किया है। इन हिज नोट्स वी फाइंड एलैबोरेट डिस्क्रिप्शन एंड द डिस्क्यूजन ऑफ द डिविनिटी, लिटरेचर एंड द मैथमेटिकल इक्वेशंस। अल-बरूनी was a true genius and nobody could match his knowledge। अल-बरूनी सबसे ज्यादा एक महान क्या थे? एक वास्तविक रूप से जीनियस स्कॉलर्स थे और उनके ज्ञान का सामना कोई भी नहीं कर सकता था। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द भारत लाइफ, उन्होंने जल्दी ही भारत की लाइफ को समझा और उसको एक बुक में मेंशन कर दिया। ओके, नेक्स्ट आर तिमूर इन्वेंशंस। तिमूर इन्वेंशंस शुरू हुआ 1398 से। The weakest of the Delhi Sultan was made even worse by Timur's invasions of the Delhi 1398 too. Timur was a Turk, but he could claim a blood relationship with chains। यहाँ तक कि जो तैमूर था, जल्दी ही जैसे कि तैमूर में जब दिल्ली सुल्तानों का साम्राज्य खत्म होते चला गया तो तैमूर का साम्राज्य शुरू हुआ। तैमूर वास्तविक रूप से एक शासक थे, लेकिन उनके खून में एक ऐसा बदलाव आया। His motive for the raiding भारत to seize the wealth of the दिल्ली सुल्तान, उन्होंने जल्दी ही दिल्ली सुल्तान के धन को सीज कर दिया। There was no one to stop this invasion, और उन्होंने स्टॉप लगा दिया कि कोई भी अब इसके बाद दिल्ली पर शासन नहीं करेगा। Timur's army ransacked and plundered the various towns on the way to Delhi। तैमूर then entered Delhi। जल्दी ही तैमूर की सैनिकों ने पूरी दिल्ली को आसपास से घेर लिया था। जब तैमूर पहली बार दिल्ली आया था एंड रॉब्ड इट, तो उसे लूट लिया गया। मर्सिलेसली किलिंग पीपल, उसके लोगों को मार दिया गया। तैमूर इन्वेंशंस कंप्लीटली एक्सपोज्ड द वीकनेस ऑफ द दिल्ली सुल्तान। बिफोर लीविंग दिल्ली, तिमूर
अपॉइंटेड खिलजी खान एज हिज डिप्यूटी इन भारत। जल्दी तैमूर ने जब देखा कि उसको उसकी सेना को मार देगा, उसे लूट लिया गया, तो उसने खिलजी खान के साथ संधि कर ली और खिलजी खान एस्टेब्लिश सैयद डायनेस्टी, और खिलजी खान ने जल्दी तैमूर के साथ मिलकर एक सैयद वंश की स्थापना की एंड बिकेम फर्स्ट सैयद रूलर। और खिलजी खान जल्दी ही सैयद वंश के संस्थापक बन गए। द सैयद सुल्तान्स रूल फॉर ए ब्रीफ periods. There were 4 सैयद किंग। सैयद वंश का शासनकाल लगभग 4 राजाओं ने शासन किया। पहला है खिलजी खान सैयद। खिलजी खान was the governor of the Multan under Firoz Shah Tughlaq. After the death of the Firoz, he supported his son of Firoz in the war of Sultans. When Timur attacked Bharat, he joined him. Before leaving Bharat, Timur appointed him the governor of the Multan, Lahore and the Dipalpur. Khilji Khan conquered Delhi in the 1414 and shared the rule of the Sayyids. यहाँ तक कि तुगलक खान की मृत्यु के बाद सैयद खान को जब तैमूर की हेल्प के कारण सैयद वंश का संस्थापक बना, तो खिलजी खान ने जल्दी ही 4 क्षेत्रों को अपने शासनकाल में मिला लिया, जैसे मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर, है ना, और जल्दी ही वहां का अपना शासन शुरू किया। नेक्स्ट है मुबारक शाह सैयद। मुबारक शाह के जो पिता थे, he was the man of the vision and could have received the all glory of the sultan। तो वह एक पूर्ण पर्याप्त गौरवान्वित शासक थे, है ना। मुबारक शाह अर्थात खिलजी खान सैयद की मृत्यु के बाद मुबारक खान, उसका जो बेटा था, उनको उस वंश का शासक बनाया गया था। नोबल्स however were against him most of time were spent controlling them। उनका मुख्य जो उनका कार्य शासन काल था वो क्या था? पूरे साम्राज्य को अच्छी तरह से भली प्रकार से कंट्रोलिंग करना और लोगों में, देश में किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न होना, यह उनका मुख्य महत्वपूर्ण शासक था। आगे था महमूद शाह सैयद। मुबारक शाह का जो भतीजा था वो महमूद शाह था। मुबारक शाह के बाद महमूद शाह वहां का शासक बना। द नोबल्स बिकेम वेरी पावरफुल ड्यूरिंग हिज रीजन। नेक्स्ट है अलाम शाह सैयद। अलाम शाह वाज द नेक्स्ट रूलर। अलाम शाह महमूद शाह के बाद जो अंतिम शासक बना सैयद वंश का, वो था अलाम शाह सैयद। ही लॉस्ट दिल्ली टू द बहलोल लोदी। जल्दी ही बहलोल लोदी की आक्रमण के बाद उसने दिल्ली के शासनकाल को खो दिया था। Whereas the brief rule of the सैयद सुल्तान came to the end। और उसके बाद सैयद वंश का भी अंत हो गया। फिर है लोधी डायनेस्टी, और सैयद वंश के बाद आता है लोधी वंश। द लोधी डायनेस्टी was the first Afghan पश्तून डायनेस्टी इन द भारत ड्यूरिंग द सुल्तान पीरियड। जैसे जैसे सुल्तानों का युग चला आ रहा था, अब उसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश का शुभारंभ शुरू हो गया। Who ruled from 1415 to 1526 AD. This dynasty replaced the Sayyid dynasty and it was a period of reform in the administration, strengthening like the army, joining up the ministry of the land revenue, the administration expansions and the improvement of the cultivation and welfare of the people। यहाँ तक कि लोधी वंश का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था कि वह लोगों में प्रशासनिक सेवा और लोगों में सभी तरह की फैसिलिटी को प्रोवाइड करे। जैसे कि सैयद वंश में लोगों में जो भी कुछ कमी थी वह उनको पूरा करके लोधी वंश को एक अच्छा शासक बनाना चाहता था, और भली प्रकार से लोधी वंश में एक ऐसा वंश का निर्माण किया जिसमें सभी लोग रहकर बहुत खुश थे। आगे है बहलोल लोधी। द फर्स्ट लोधी रूलर बहलोल लोधी। जो लोधी वंश का जो संस्थापक था सबसे पहले थे बहलोल लोधी। He tried to the consolation the fragmented सुल्तान। उसने भी सबसे ज्यादा उसने अपने साम्राज्य पर बहुत अच्छी तरह से कमांड बनाई। He removed the rebellious governor। यहाँ तक कि जो क्रांतिकारी थे, सरकारी क्रांतिकारी थे, उनको हटा दिया अपने साम्राज्य से। एंड अपॉइंटेड लोयल अफगान नोबल इन देयर प्लेस। और अपने महल में कुछ अफगान नोबल्स को एंटर दी। एट द टाइम ऑफ दिस डेथ द सुल्तान सर्च्ड फ्रॉम द पंजाब टू बिहार। जल्दी ही उनकी मृत्यु के बाद सुल्तान ने अपना साम्राज्य पंजाब से लेकर बिहार के बीच भी फैला दिया था। फिर है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी 1489 to 1570।
द मोस्ट पावरफुल लोधी रूलर वाज बहलोल सन। यहाँ तक कि बहलोल का जो पुत्र था वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ही annexed जौनपुर एंड द बिहार इन द साइन डे ट्रीटी ऑफ द फ्रेंडशिप। जल्दी ही जौनपुर से लेकर बिहार तक उन्होंने अपने साम्राज्य में एक मैत्री का व्यवहार फैला दिया था। रूल्ड ऑफ बंगाल, ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड मेनी पब्लिक वेलफेयर मेजर्स। यहाँ तक उन्होंने लोगों के कल्याण से संबंधित बहुत सारे कार्य भी किए। फॉर एग्जाम्पल लाइक अलाउद्दीन खिलजी, ही ट्राई टू लोअर द प्राइस ऑफ द, जैसे अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट में एक सीमित प्राइस कर दिया था, उसी तरह उन्होंने भी अपने मार्केट को, अपने लोगों को बचाने के लिए मार्केट की रेट दर को घटा दिया था। एंड ही आल्सो गिव लोन्स टू फार्मर्स, किसानों के लिए लोन प्रोवाइड किए गए। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड मेड इट्स कैपिटल, उसने जल्दी ही आगरा शहर को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी सक्सीड सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के बाद सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल शासक है वो था इब्राहिम लोधी। द अफगान नोबल्स रिबेल्ड अगेंस्ट हिम, जो अफगान थे वो हमेशा लोधियों के प्रति रिबेल मतलब बदला लेने की भावना से लड़ते रहते थे। ही हाउएवर डिफीटेड हिम टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट इन फ्यूचर। जैसे ही एक बार भविष्य में जब उनसे हार गए, ही रिप्लेस्ड सीनियर नोबल्स एंड द गवर्नर हु हैड अ lot of power by younger men. The displaced nobles conspired with Babur, who overthrew Ibrahim Lodi in the first battle of the Panipat in 1526. सबसे पहले 1526 पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी बाबर, जो मुगल वंश का साम्राज्य शासक था, उससे पहली बार लड़ाई की। You will read the Mughals in the lesson 5. तुम मुगलों के बारे में चैप्टर 5 में पढ़ोगे। ओके, नेक्स्ट इज द सुल्तानेट एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, द सुल्तानेट गवर्नर वाज अ सेंट्रलाइज्ड एंटिटी हैविंग डेमोक्रेटिक नेचर। जिस तरह प्रशासनिक सेवाओं को यदि देखा जाए तो वहां का जो साम्राज्य था, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो बहुत ज्यादा डेमोक्रेटिक थी। द सुल्तान यूज्ड टू द अपॉइंटमेंट न्यूमरस मिनिस्टर्स। वजीर और द प्राइम मिनिस्टर हैड ग्रेट अथॉरिटी। प्राइम मिनिस्टर या फिर वजीर को उस शासनकाल की प्रमुखता दी जाती थी। ऑल द ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड बाय हिम ओनली, केवल उसी के द्वारा सारे अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। ही वाज द एडवाइजर ऑफ द सुल्तान इन द एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह प्रशासन में सुल्तानों की सलाह के अनुसार कार्य किया जाता था। द दिल्ली सुल्तान वाज नेवर ब्रांच्ड into the constant province with the uniform administration system। उसी तरह दिल्ली के प्रशासन को चलाने के लिए भी ये जो वजीर और जो प्राइम मिनिस्टर होता था वही ही ऑर्डर देता था। दिस सुल्तान वाज अ सेंट्रलाइज्ड मोनार्च, क्योंकि ये जो सुल्तान की जो मोनार्ची थी वो एक सेंट्रलाइज्ड थी। एंड नन ऑफ द सुल्तान्स ऑफ द दिल्ली थ्रू ऑफ द रिकॉग्नाइजेशंस द प्रोविंस इन अ यूनिफॉर्म बेसिस। ओके, next है division of empire. The sultan was divided in the subs or the province। यहाँ तक कि सुल्तान को कुछ सूबों में या फिर प्रोविंशियल संघों में बांट दिया गया। Each province was divided into the sheikhs which were the further divided into paragons and the paragons into villages। यहाँ तक कि इन्हें sheikhs में डिवाइड कर दिया गया। जैसे पैरागन्स होता है गांवों में। The head of the सूबा was called मुफ्ती। जो सूबा का हेड होता था, एक सूबा अर्थात एक गांव का हेड होता था, उसे मुफ्ती कहते थे। While that was सीख was called a सिकादार, और जो इस सीख को लीड करता था उसे सिकादर कहते थे। The paragons was headed by अमिल। पैरागन्स को एक पहर मतलब एक क्षेत्र को जो हेड ऑन करता था उसको अमील का नाम दिया जाता था। द विलेज हेडमैन वर कॉल्ड द मुकदमा, अकाउंट एज द पटवारी एंड द लैंड ओनर एंड द खुड्स। नेक्स्ट है इकोनॉमिक टूल्स। अलाउद्दीन खिलजी फिक्स द प्राइस ऑफ द बेसिक यूटिलिटी टर्म्स इन द ऑर्डर टू कीप हिज सोल्जर्स। यहाँ तक कि अपने लोगों की, अपने सैन्य लोगों की क्षमता के अनुसार उसकी उपयोगिता की पूर्ति करने के लिए जब अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे क्षेत्र में एक फिक्स्ड सिस्टम का
फिक्स्ड रेट सिस्टम शुरू किया था, तो ही अपॉइंटेड शहनाज टू कीप एन एनी ओवर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ट्रेड। तो जो शहनाज थे उन्होंने क्या किया, सभी पर निगाह रखते थे कि जो भी ट्रेड उनके साम्राज्य में हो रहा है वो वेल तरीके से हो रहा है या फिर नहीं, और सभी की अगर हो रहा है तो सभी के जो रेट है वो फिक्स प्राइस होने चाहिए। नो वन कुड चार्ज हाई प्राइस, किसी की ऐसी अनुमति नहीं थी कि वह बढ़ा करके अपने दामों को बढ़ा सके या फिर कम तोड़ सके, बल्कि सभी को इक्वलिटी का अधिकार दिया गया। इफ एनीवन फाउंड डूइंग सो, यदि कोई ऐसा करता है तो ही वॉज पनिश सेवरली, उसे वास्तविक रूप से दंड दिया जाता था। ओके, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.